नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लस फॉर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम न्यूज़ एनालिसिस ENA के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 25 जून 2022 का न्यूज़ लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज की जो न्यूज़ है वो मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है और ये द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से ली गई है, क्योंकि आज द हिंदू में साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी। ज़्यादातर न्यूज़ जो थी वो कहाँ से थी, वो द इंडियन एक्सप्रेस से थी। तो द इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज़ हैं चार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला न्यूज़ है नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ किड्स वर्किंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं। ये टॉपिक दो तरह से संबंधित है। एक सोशल इशू का मुद्दा बन सकता है, यानी कि पेपर सेकंड का भी हो सकता है, और OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए, सोशल मीडिया में भी है। तो मिला जुला ये विज्ञान और सोशल इशू से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, खास करके बच्चों के भविष्य को लेकर के। दूसरी टेक्नोलॉजी संबंधित प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है BLSRS AM मिसाइल सिस्टम, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, वर्टिकल लॉन्चिंग। और तीसरा है नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट्स, किस प्रकार से जो ऑटिज्म से पीड़ित जो लोग होते हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ह्यूमनॉइड और नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट कैसे काम कर सकते हैं और आने वाले समय में नॉन ह्यूमनॉइड कैसा रोल उसमें करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और दूसरा एल्जाइमर जैसा रोग जो है उसके लिए दवाइयाँ मेडिसिन पर रिसर्च हो रही थी, लेकिन उसका जो ट्रायल है वो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो फेल हो गया है, ये एक समस्या है। और चौथी छोटी सी न्यूज़ थी कि पोलियो वायरस जो है वो लंदन में पाया गया है 4 डिकेड के बाद, और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से जो है ये स्प्रेड हुआ है। तो इन चारों न्यूज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहली न्यूज़ थी नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ किड्स वर्किंग ऑन OTT। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि OTT जो होता है, OTT प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2-3 पॉइंट समझिएगा। OTT, तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं OTT, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, ये ध्यान रखिए, ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। OTT ऐसे प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जो इंटरनेट के जरिए वीडियो या अन्य जो मीडिया कंटेंट होते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। मनोरंजन में OTT ने एक आधुनिक बदलाव लेकर के आया है। OTT प्लेटफॉर्म इतना लोकप्रिय हो गया है कि कई सारी जो हिंदी मूवीज़ हैं वो OTT पर ही लॉन्च होती हैं, प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ की जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस शब्द का जो उपयोग है सामान्य रूप से वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के रूप में करते हैं, वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ऑडियो स्ट्रीमिंग, OTT डिवाइस, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन चैनल मैसेजिंग आदि में भी गिना जाता है। OTT कंटेंट लोगों को इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस तेजी से दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही OTT ऐप पर OTT कंटेंट जैसे वेब सीरीज, फिल्में आज देखी जा रही हैं। इंटरनेट और OTT ऐप्स के जरिए फिल्म या टेलीविज़न कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, जो ग्राहकों के लिए उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध होता है या उससे उनकी आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। आज कई OTT ऐप या OTT प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। उनमें कई प्लेटफॉर्म अपनी वेब सीरीज, जैसे आपने 5G का नाम ZEE5 का नाम सुना होगा। ZEE5 जो है वो OTT प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। तो इसी संबंधित था कि किस तरह से जो है वो OTT पे काम करने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य को देखते हुए उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं। इस पर ये मुद्दा था, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मानदंड स्थापित किए गए हैं।
इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने मनोरंजन उद्योग के भीतर बाल संरक्षण को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा प्रकाशित किया है, जहां 2011 में आयोग द्वारा मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आज के मसौदे में पहली बार सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए दिशा निर्देश का दायरा बढ़ गया है। आयोग ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कारावास सहित कड़े दंड प्रावधानों को भी शामिल किया है। यानी कि जो प्रोडक्शन कंपनियां जो ओटीटी पे काम करती हैं, अगर वो गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगी, उसका उल्लंघन करेंगी, तो कारावास सहित कई दंड प्रावधानों का भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये अनिवार्य कर दिया गया है कि मनोरंजन में इस्तेमाल होने वाले बाल कलाकारों और बच्चों को ज्वाइन करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों का उपयोग अब सोशल मीडिया पर, वीडियो में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री में किया जा रहा है। जो मसौदा दिशा निर्देशों द्वारा कवर नहीं किया गया था और इंटरनेट के इस बढ़ते प्रभाव और दायरे को कवर करने की आवश्यकता थी, जो अब किया गया है। चूंकि पैसा कमाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने वाले माता पिता को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बच्चों की रक्षा करने वाले विभिन्न अधिनियम हैं। इन अधिनियमों के प्रावधानों को अब दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कन्नोंगो ने ऐसा कहा है। जो अधिकार हैं वो किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता विनिमय 2021 आदि के प्रावधानों को दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है। इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ओटीटी की गाइडलाइंस में डाले गए हैं। अब प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के जितना ज़्यादा इसमें उछाल आ रहा है, माता पिता अभिभावक द्वारा बच्चों का तेजी से उसमें उपयोग सामग्री निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में दर्शक और अनुयायी पैदा हो रहे हैं कि फॉलोअर्स और दर्शक जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मसौदा में कहा गया है कि इसे एक स्वस्थ सुनिश्चित करने की लाया जा रहा है। न्यूनतम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव के साथ उनके लिए काम का माहौल कैसा हो। बच्चों के संबंधित किसी भी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति में उद्योग में बच्चे के शोषण का गंभीर खतरा होता है, क्योंकि उनके पास कमाई का कानूनी अधिकार नहीं होता है या सुरक्षित काम करने की स्थिति और श्रम कानूनों आदि के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा नहीं होती है। एक एडल्ट में भाग लेना उन्मुख उद्योग बच्चों को अक्सर अनुपयुक्त चिंता उत्प्रेरण और कभी कभी खतरनाक परिचालन खतरों और स्थितियों से अवगत कराया जाता है। उद्योग विशिष्ट जोखिमों के अलावा बच्चों के खिलाफ यौन शोषण, बच्चे जैसे अन्य अपराधों के लिए भी असंवेदनशील होते हैं। तस्करी, मधुआ मजदूर आदि मसौदे में शामिल किया गया है। नए दिशा निर्देशों के दायरे में टीवी कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें रियलिटी शो, धारावाहिक, समाचार और सूचनात्मक मीडिया, फिल्में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री, सोशल मीडिया पर सामग्री, प्रदर्शन कला, विज्ञापन, बच्चों की किसी भी तरह की भागीदारी शामिल है, उन सब के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधियाँ किसी भी प्रासंगिक संस्थान पर लागू होंगे जिसमें संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ ऐसी सामग्री के प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग में शामिल कंपनियों वे संगठनों या व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेंगे। किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोडक्शन या किसी बच्चे की भागीदारी वाले किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम के किसी भी निर्माता को अब उस जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जहां गतिविधि की जानी है। निर्माताओं का ये कहते हुए कि डिस्क्लेमर भी चलाना होगा कि शूटिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए थे।
दिशा निर्देश बच्चों की अनुपयुक्त भूमिकाओं या स्थिति में डाले जाने पर रोक लगाते हैं। बच्चों की उम्र, परिपक्वता, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक विकास और संवेदनशीलता पर ध्यान देना होगा। एक बच्चे का उपहास, अपमान या हतोत्साहन करना कठोर टिप्पणियों या किसी व्यवहार से उजागर नहीं किया जा सकता जो उसके भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और बच्चे को शराब, धूम्रपान या किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करते हुए या किसी भी प्रकार की सामाजिक एक्टिविटी और क्रिमिनल बिहेवियर में लिप्त नहीं दिखाया जा सकता। किसी बच्चे को नग्नता से जुड़ी किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जा सकता है। शूटिंग के दौरान कम से कम माता पिता में से एक या कानूनी अभिभावक या किसी ज्ञात व्यक्ति को उपस्थित होना चाहिए और शिशुओं के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक के साथ एक पंजीकृत नर्स की उपस्थिति आवश्यक है। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि एक नाबालिग विशेष रूप से 6 साल से कम उम्र के हानिकारक प्रकाश, परेशान या दूषित सौंदर्य प्रसाधनों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यानी कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ज़्यादा जो केमिकल्स हैं या ज़्यादा जो सौंदर्य प्रसाधन हैं, कॉस्मेटिक का उपयोग नहीं करना, ज़्यादा लाइटिंग में उनको नहीं लाना चाहिए। प्रोडक्शन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो बच्चों के संपर्क में हो सकता है कोई सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि वे स्वतंत्र संक्रामक रोग नहीं ले रहे हैं और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी होना जाना चाहिए। निर्माता को आरटीआई अधिनियम के तहत बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है ताकि उत्पादन की प्रक्रिया और चिकित्सा सुविधाओं के दौरान स्कूल या पाठ के साथ साथ पर्याप्त और पौष्टिक भोजन बच्चों को पाई न मिले। यानी कि इस बच्चों को, जो बच्चे इसमें शामिल हैं उनको अच्छी शिक्षा भी मिले, पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिले, पानी भी बच्चों को विशेष मिलना चाहिए। एक बच्चा प्रतिदिन केवल एक पाली में भाग लेगा, एक शिफ्ट में काम करेगा, प्रत्येक 3 घंटे के बाद एक ब्रेक के साथ। प्रोडक्शन या आयोजन से बच्चे द्वारा अर्जित आय का कम से कम 20% सीधे बच्चे के नाम पर एक नेशनलाइज्ड बैंक में एक सावध जमा खाते में जमा किया जाएगा जो कि वयस्क होने पर बच्चे को जमा किया जा सकता है, यानी कि बच्चे उसको निकाला जा सकता है। बाल श्रम और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3(2)(a) के तहत प्रदान किए गए बच्चे या उसके परिवार अभिभावक द्वारा बनाई गई सामग्री को पारिवारिक उद्यम में काम करने वाले बच्चों के रूप में माना जाएगा। और मसौदे में कहा गया है कि एक विशिष्ट प्रक्रिया का भी पालन करेगा जैसा कि अध्ययन में निर्धारित विनियमों के अन्य प्रावधानों के अलावा यदि कोई भी उसमें लागू हो, जैसे बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए विभिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं। तो OTT या किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर या फिल्म में या किसी प्रकार के प्रोडक्शन पे काम करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको आपको ध्यान रखिएगा। 25 जून 2022 को इंडियन स्पेस की दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, VLSR SAM मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को जो है वो फ्राइडे को यानी कि कल चांदीपुर के कोस से फायर किया गया है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्री 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो VLSR SAM मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित जहाज जनित हथियार प्रणाली है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल उड़ीसा के चांदीपुर से DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा, दोनों इसमें शामिल हैं, द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। इस प्रणाली को 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के डिजाइन किया गया है। यानी कि कोई
शत्रु का कोई भी हवाई लक्ष्य अगर वो 40 से 50 मिनट दूरी पर है और सरफेस से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो उसको क्या करेगा, ये टारगेट कर देगा। इससे फायदा क्या होगा? इस सक्सेसफुल फायर से हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा क्षमता को और बढ़ावा मिला है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा है कि इसका डिजाइन एस्ट्रा मिसाइल पर, एस्ट्रा मतलब अस्त्र मिसाइल पर आधारित है, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको हम लोग अस्त्र के नाम से जानते हैं, उसी पर इसको डिजाइन किया गया है। इसके दो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक क्रूसीफॉर्म विंग्स है और थ्रस्ट वेक्टरिंग है। डीआरडीओ की प्रमुख सुविधाएं जिन्होंने सिस्टम के विकास में योगदान दिया है वे हैं रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल, अनुसंधान केंद्र इमारत IRCI, दोनों हैदराबाद में हैं, और पुणे में स्थित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान इंजीनियर। VLSRSAM एक कनिस्टराइज्ड सिस्टम है, कनिस्त्रीकृत प्रणाली है। इसका अर्थ होता है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गए डिब्बों से, यानी कि एक कंपार्टमेंट से संग्रहित है और संचालित किया जाता है, यानी कि इसको एक कंपार्टमेंट में रखा जाता है और वहीं से इसको जो है लॉन्च किया जाता है। इस कनस्तर में उसके अंदर वातावरण के इन्वायरमेंट को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है और स्टोरेज आसान हो सके, और हथियारों से लैस होने के साथ इसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी बेहतर हो सके, इसलिए इसको एक कंपार्टमेंट में रखा जाता है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 25 जून 2022 को इसमें न्यूज़ आई थी, स्टडी फाइंड्स पोटेंशियल इन यूजिंग नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन विद ऑटिज्म। ऑटिज्म एक प्रकार का बच्चों में होने वाला रोग है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको कह देते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इस पे संबंधित ये न्यूज़ है, इसको समझिए आप क्या है। न्यूज़ ये है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने के लिए गैर ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग करने की क्षमता विकसित की गई है। अध्ययन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने के लिए गैर ह्यूमनॉइड, नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग करने की क्षमता रखता है, ऐसा पाया गया है। रोबोटिक का उपयोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया गया है, यानी कि जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं उनको शिक्षा कैसे दी जाए उसको आसानी से, उसके लिए इसको बनाया गया है। अभी तक इस काम के लिए महंगे ह्यूमनॉइड रोबोट का यूज किया जाता था। इस शोध पत्र इस बात की जांच करता है कि क्या गैर ह्यूमनॉइड रोबोट, नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट शिक्षण सहायक के रूप में कार्य कर सकता है, और उसमें सफलता मिली है। और क्या वे मानव विशेष शिक्षकों के कार्यभार को कम कर सकते हैं, और ह्यूमनॉइड रोबोट जो होंगे क्या मानव के द्वारा जो सिखाया जाता है उसके काम को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और एकेडमी फॉर सीवियर हैंडीकैप्स एंड ऑटिज्म आशा बेंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा किया गए प्रयोगों ने संकेत दिया है कि गैर ह्यूमनॉइड टॉय रोबोट में वास्तव में ऑटिज्म शिक्षा में विशेष शिक्षकों की सहायता करने की महत्वपूर्ण क्षमता हो सकती है। यानी कि गैर ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। ये पेपर 2021 में चीन के शियान में IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोबोटिक एंड ऑटोमेशन में प्रस्तुत किया गया था। अब इसने अपने प्रमुख लेखकों में से एक नवनीता पॉल के लिए IISc के मूर्ति गोविंद राजू वुमन इन कंप्यूटर साइंस रिसर्च एंडोमेंट अवार्ड जीता है। इसी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार एक डेवलपमेंटल विकलांगता है जो मस्तिष्क में अंतर के कारण होता है, यानी कि ब्रेन प्रॉपर काम इसमें नहीं करता है। जो भी व्यक्ति ASD से पीड़ित होते हैं
वो व्यवहार, कम्युनिकेट, इंटरैक्ट और लर्न करना, किसी को सीखना, किसी से प्रतिक्रिया करना, किसी से कम्युनिकेट करना, या उनका जो बिहेवियर होता है वो दूसरे जो लोग होते हैं उनसे काफ़ी भिन्न होता है। पेपर में ASD चिल्ड्रन जो कम्युनिकेट करते हैं और उनका जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ये पेपर 3 अध्ययनों का विवरण देता है। पहला था कोज़्मो। कोज़्मो क्या था? एक खिलौना रोबोट था। स्कूल परिसर में मौखिक पाठों में विशेष शिक्षकों की सहायता करता है। एक मिनी ड्रोन टेलो स्कूल परिसर में फिर से व्यायाम पाठों में विशेष शिक्षकों की मदद करता है। और कोज़्मो विशेष शिक्षक और ASD बच्चे मौखिक पाठ के दूरस्थ रूप से जुड़ते हैं। टॉक विद कोमजो सत्र में 20 बच्चों में कहानी सुनाया और उसके बाद कहानी संबंधित प्रश्न शामिल थे। एक्सरसाइज विद टेलो से 55 बच्चे शामिल थे, में हाथ उठाने और बैठने जैसी बुनियादी सबक शामिल थे। शोधकर्ताओं ने इन हस्तक्षेपों के साथ और उनके बिना सीखने के परिणामों को मापा और तुलना की। यानी कि जो ये कोज़मोस और जो आपके टॉक विद कोज़मो से जो और बिना उनके जो एक्टिविटी दिखी दोनों बच्चों में, उसकी उन्हें तुलना की। पेपर में कहा कि तीनों अध्ययनों ने सीखने के परिणामों में सुधार और स्पेशल जो एजुकेटर्स होते हैं से संकेतों में कमी को दिखाया जो कम कार्यभार को दर्शाता है। हमारे नतीजे बताते हैं कि बच्चों ने कोज़्मो के साथ ऑनलाइन इंटरैक्ट में पाठों पर अधिक समय बिताया। यानी कि कोज़्मो के साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया। ये सुझाव देते हुए कि ऑनलाइन हस्तक्षेपों की डिज़ाइन करते समय रोबोट का उपयोग करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोज़्मो की भूमिकाओं का विश्लेषण किया गया था और हमने पाया है कि जब कोज़्मो एक सह प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है तो बच्चों ने सहज बातचीत में वृद्धि दिखाई है। यानी कि नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे कि कोज़्मो है, एक जब सह प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है तो बच्चों ने उसके साथ सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाया। तो ये अच्छी पहल है। तो हमको कोज़्मो याद रखना है। प्री के लिए कोज़्मो क्या है? तो एक रोबोटिक टॉय है जो बच्चों को खिलाने के लिए, यानी कि उनको लर्न करने के लिए जो है वो सिखाने के लिए जो है काम करता है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक और न्यूज़ आई थी आज ही के दिन, हंट फॉर एल्जाइमर्स ब्रेक थ्रू कंटिन्यू ड्रग फेल इन क्लिनिकल ट्रायल। यानी कि अल्जाइमर रोग के शुरुआती जोखिम वाले लोगों में संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा करने या रोकने के उद्देश्य से एक प्रयोगात्मक अल्जाइमर दवा नैदानिक परीक्षणों में विफल रही है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी के लिए एक ट्रेलब्लेजिंग उपचार खोजने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के लिए एक झटका है। यानी कि अल्जाइमर संबंधित जो दवा की खोज की जा रही थी उसमें सफलता नहीं मिली है। तो पहले हमें जानते हैं कि अल्जाइमर क्या है, उसके बाद क्या खोज रहे थे और किसमें सफलता नहीं मिली, उसकी चर्चा करेंगे। तो अल्जाइमर एक क्या है? अपक्षयी डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। यानी कि मस्तिष्क जो है वो डिजेनरेट होना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की याददाश्त चली जाती है, सोचने की क्षमता को छीन लेता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में ये जो मनोभ्रंश या जो अल्जाइमर है या संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली के नुकसान का सबसे आम रूप है। इसमें सोच, याद रखना, तर्क करना 60 से 70% मामलों में यही योगदान देता है। प्रगतिशील और अपरिवर्तनीय रूप से ये आमतौर पर हल्के स्मृति हानि के साथ शुरू होते हैं। यानी कि शुरुआती दौर में क्या होता है कि हल्का सा याददाश्त जाना शुरू होता है और जैसे जैसे लक्षण गंभीर होते जाते हैं रोगी सरल कार्य करने की क्षमता भी खो देता है। यानी कि इसके जो लक्षण होते हैं बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं। एकदम जब पूरा का पूरा ब्रेन उसका डिजेनरेट हो जाता है तब जाकर के वो पैथोलॉजी में उसका टेस्ट में आता है। बीमारी की विकृति मस्तिष्क में बीटा एमिलॉइड नामक एक असामान्य प्रोटीन का जमाव होता है। यानी कि ये होता क्यों है? क्योंकि ब्रेन में बीटा एमिलॉइड नामक एक जो है वो प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाने से होता है।
लक्षण दिखने से पहले ही रोग शुरू हो जाता है, यानी कि रोग शुरू होता है पहले, लक्षण बाद में दिखते हैं। लक्षण एक निश्चित उम्र में आ सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजी लगभग एक दशक पहले बदल जाती है, यानी कि इसकी जो पैथोलॉजी है, इसकी जो सिम्टम जो डायग्नोज करने के बाद जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो उसमें 10 साल बाद दिखाई देगा। एल्जाइमर बीमारी का पता कब चला? तो एल्जाइमर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एलियोस एल्जाइमर, उनके नाम पे रखा गया है। उन्होंने 1906 में एक रोगी की मृत्यु के बाद उसके मस्तिष्क की जांच की और सामान्यतः बीटा एमिलॉइड प्लेक और फाइबर के बंडल, जिसको न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स कहते हैं, पाए गए। उसमें मस्तिष्क के अंदर संदेश प्रसारित करने के लिए, यानी कि जो मैसेज को कम्युनिकेट न्यूरॉन होते हैं, उनके कनेक्शन के बीच जो है काफ़ी नुकसान हो गया था। साथ ही साथ प्लेक और टेंगल्स रोग के प्रमुख मार्कर होते हैं, यानी कि रोग हुआ है ये कब दिखेगा कि जब जो आपके प्लेक्स हैं बीटा एमिलॉइड के और टेंगल्स जो है वहाँ पर दिखते हैं, इसका मतलब जो है वो डिजीज़ हुई है। तो ये उनको दिखा था। अब बताते हैं कि नवीनतम परीक्षण क्या था जो विफल रहा। तो दशक भर के प्रयास में क्रेनेजुमैब का उपयोग किया गया है। एक दवा थी जो बीटा एमिलॉइड को अवरुद्ध करने के लिए डिज़ाइन की गई दवा है, और इसमें विशिष्ट आनुवांशिक उत्परिवर्तन वाले लोग शामिल हैं, जो 40 के दशक के मध्य में अल्जाइमर की शुरुआत की ओर जाता है। परीक्षण को ड्रग मेकर रोस जो है ड्रग मेकर हैं, यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग और एरिजोना स्थित गैर लाभकारी बैनर अल्जाइमर फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया गया था। इसने कम प्रचलित ऑटोसोमल डोमिनेंट अल्जाइमर डिजीज ADAD को लक्षित किया था। इससे पहले 2019 में रोस ने छिटपुट अल्जाइमर के लिए क्रेंजुमैब चरण, यानी कि जो आपके छिटपुट मतलब क्या होता है, स्पोरेडिक जो अल्जाइमर होता है उसके लिए क्रेजुमैब चरण जो है वो 3 स्टेज में उसका किया था। लेकिन उम्मीद से कम परिणाम मिलने के बाद परीक्षणों को रोक दिया गया, जो सामान्यतः 90 से अधिक % मामलों में होता है। रोस ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि इसके नवीनतम परीक्षण के परिणाम भी निराशाजनक थे और उन्होंने महत्वपूर्ण दैनिक लाभ नहीं दिखता। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट अल्जाइमर डिसऑर्डर और स्पोरेडिक अल्जाइमर डिसऑर्डर दोनों शोधकर्ताओं के अनुसार समान न्यूरोपैथोलॉजिकल और नैदानिक विशेषताएं हैं। न्यूरोपैथोलॉजिकल और नैदानिक विशेषताएं। अल्जाइमर के इलाज की खोज में और क्या शामिल है ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक अन्य दृष्टिकोण में विषाक्त बीटा एमिलॉइड पट्टिका के बजाय लक्ष्यीकरण शामिल है, यानी कि इसमें जो टॉक्सॉइड बीटा एमिलॉइड के जो प्लेग हैं उसके अलावा उसमें टारगेटेड भी शामिल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। टाउ प्रोटीन एक प्रोटीन होती है जो मस्तिष्क कोशिकाओं में मुड़े हुए तंतुओं के रूप में मिसफोल्ड और जमा होते हैं, जिसे न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स कहा जाता है। ये भी खतरनाक होते हैं। तो टाउ प्रोटीन और बीटा एमिलॉइड ये दोनों मिल करके जो है अल्जाइमर कॉज करते हैं। लेकिन इन प्रोटीनों को व्यक्तिगत रूप से लक्षित करने वाली दवाओं वन ड्रग वन टारगेट ने अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की है, यानी कि एक दवा से एक टारगेट किया जाए ऐसा कोई सफलता नहीं मिली है। कुछ वैज्ञानिक अपना ध्यान एक दवा रणनीति पर भी केंद्रित कर रहे हैं जो कई एंजाइमों और मार्गों को लक्षित करता है जो रोग की प्रगति में योगदान होगा। यानी कि एक मेडिसिन से क्या करेंगे, कई एंजाइम के जो टारगेट होते हैं रास्ते उनको वो टारगेट करने का काम कर सकते हैं। एक दवा से कई चीज़ों को रोक सकते हैं। अब बात आती है कि इस असफलता को एक बड़े झटके के रूप में क्यों देखा जाता है। यानी कि अल्जाइमर जो स्मृति को लुप्त कर देती है, इसको रोकने के लिए और उसका इलाज करने के लिए दवा एक दवा वर्षों से मायावी साबित हुई है। यानी कि वर्षों से दवा जो है वो चल रही थी। WHO के अनुसार जो आपका अल्जाइमर है
वर्तमान में सभी बीमारियों में मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण है। यानी कि जितनी प्रकार की मृत्यु होती हैं उनमें 7वें नंबर पर एल्जाइमर से होने वाली मृत्यु है। और विश्व स्तर पर वृद्ध लोगों में विकलांगता और निर्भरता के प्रमुख कारणों में से एक एल्जाइमर है। एल्जाइमर एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार 2020 में एल्जाइमर डिसऑर्डर का इलाज खोजने के लिए 136 परीक्षणों में 112 अद्वितीय उपचारों का परीक्षण किया गया था। ये ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन यूएस एफडीए की नैदानिक परीक्षण हिस्ट्री की समीक्षा से निकाली गई प्रभावशाली लगती है, जब तक कि इसे किसी अन्य आंकड़ों के साथ जोड़ न दिया जाए। इससे पहले शोधकर्ताओं द्वारा एल्जाइमर डिसऑर्डर दवाओं की पाइपलाइन की इसी तरह की समीक्षा ने 2002 और 2012 के बीच 413 डायग्नोस्टिक परीक्षणों में 244 यौगिकों को देखा था और कैंसर के लिए 18% के मुकाबले एक चौंकाने वाली 99.6 विफलता दर पाई गई थी। जब तक 2020 में एक दवा पाइपलाइन की समीक्षा प्रस्तुत हुई, तब तक किसी भी दवा ने इसे अंतिम रेखा से आगे नहीं बढ़ाया था। हालांकि 2021 में यूएस एफडीए ने बायोजेन के बीटा एमिलॉइड टारगेटिंग ड्रग एडुहेल्म को मंजूरी दी। यूएस एफडीए ने बायोजेन का जो बीटा एमिलॉइड टारगेटिंग ड्रग एडुहेल्म को मंजूरी दी है 2021 में, जिससे ये लगभग 20 वर्षों में अमेरिका में अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली नई अल्जाइमर दवा बन गई। लेकिन फास्ट ट्रैक अनुमोदन के बाद इसके परीक्षण डेटा पर वैज्ञानिकों के बीच तीखी बहस हुई है। जबकि विवाद जारी है, क्रेनेजुमैब की विफलता ने बीमारी से लड़ने के लिए बीटा एमिलॉइड को बेअसर करने पर बहुत अधिक भरोसा करने के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। यह रणनीति अल्जाइमर के अधिकांश अध्ययनों में आजमाई जा रही है। डॉक्टर त्रिपाठी ने जो इस पर शोध कर रहे थे, इस पर काम कर रहे हैं, बताया कि जो एम्स दिल्ली के न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट संबंधित हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बीटा एमिलॉइड से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इतनी जटिल बीमारी को सिर्फ एक पत्थर से नहीं मार सकते। यानी केवल बीटा एमिलॉइड के डिपोजिशन से ही रोग सही नहीं, हटाने से सही होगा, कई चीज़ में शामिल हैं। इस साल मई में प्रकाशित नवीनतम दवा पाइपलाइन समीक्षा में कहा गया है कि 25 जनवरी 2022 तक एल्जाइमर डिजीज के लिए 172 डायग्नोस्टिक टेस्ट में 143 एजेंट थे। ये इंपॉर्टेंट है, एक से काम नहीं चलेगा। इसमें बहुक्रियाशील यौगिक या बहुलक्षित निर्देशित लिगैंड, मल्टी टारगेट डायरेक्टेड लिगैंड शामिल हैं, जो कई जैव रासायनिक लक्ष्यों को संलग्न या संशोधित करने का प्रयास करते हैं और एक संभावित मास्टर कुंजी के रूप में देखा जाता है जो कई ताले खोल सकता है। मतलब इस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हमको एक मल्टी टारगेट डायरेक्टेड लिगेंड का काम खोजना होगा जो बायोकेमिकल टारगेट में संलग्न हो, और एक कोई भी केमिकल जो कई रिएक्शंस को कवर कर सके, एक की से हम कई लॉक को खोल सकें। एक अन्य दृष्टिकोण का उद्देश्य संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा करने के लिए परिवर्तनीय जीवन शैली कारकों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये भी ध्यान देना है कि अल्जाइमर में खास करके आनुवांशिकी, उम्र बढ़ने, गैर अपवर्तनीय कारक शामिल हैं। रोग से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय कारक जो हैं उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, शराब का सेवन और गतिहीन जीवन शैली शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 4-5 वर्षों में जो कुछ सामने आया वो यह है कि सामाजिक नेटवर्क की कमी, सोशल नेटवर्किंग की कमी, अलगाव भी बीमारी के लिए ट्रिगर हो सकता है। फिंगर जैसे अध्ययनों ने ऐसे परिवर्तनीय जीवन शैली कारकों को लक्षित किया और उन्होंने पश्चिमी परिदृश्य में अल्जाइमर घटनाओं में कमी पाई है। फिंगर्स क्या है तो फिनिश जीरियाट्रिक इंटरवेंशन स्टडी टू प्रिवेंट कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट एंड डिसेबिलिटी, ये फिंगर्स है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है लास्ट में कि भारत का परिदृश्य क्या है।
तो विश्व अल्जाइमर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में अल्जाइमर से पीड़ित 10 में से केवल एक व्यक्ति को ही इस बीमारी का कोई निदान, उपचार या देखभाल प्राप्त हो पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जागरूकता की कमी बीमारी से लड़ने में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी अधिकांश आबादी इसे सामान्य उम्र बढ़ने के रूप में स्वीकार करती है, जो कि गलत है। ये मान लेते हैं कि उम्र के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है, जिसका वो इलाज नहीं कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी बाधा है इस रोग को ख़त्म करने में। केवल जब ये एक असहनीय अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे कि जब रोगी अपने कपड़े गीला करना शुरू कर देता है और उसे उसकी जानकारी नहीं होती, तब चिकित्सा सहायता मांगना शुरू की जाती है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर मरीज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तब पहुंचते हैं जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी के बढ़ते प्रसार से आने वाले दशकों में भारत में अल्जाइमर की घटनाओं में वृद्धि होने की काफ़ी उम्मीद है। द लेसेंट में इस साल प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के अध्ययन के अनुसार भारत में 2009 में 3.84 मिलियन मामलों से 2050 तक 11.44 मिलियन मामलों में अल्जाइमर सहित मनोभ्रंश में 197% की छलांग देखा जा सकता है। यानी कि आने समय में 50 तक बहुत ज़्यादा संख्या अल्जाइमर्स की हो सकती है। इसका उपाय जो है वो केवल और केवल जागरूकता है और शुरुआती दौर में ही परीक्षण करा करके उपचार शुरू करना है। इस चीज़ को ध्यान में आना चाहिए। तो ये प्रमुख जो न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर से थी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो, तो कृपया आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।